हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। बात कर रहे होंगे यूनिट थर्ड पे। यूनिट थर्ड हमारा है टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएशन फॉर कैरिकुलम एक्टिविटीज़, और हम पढ़ रहे होंगे बहुत ईजी वे में, और इम्पॉर्टेंट जो है वो भी मैं आपको बताऊँगी। पूरा यूनिट थर्ड आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप ये मत कहिएगा कि मैम इम्पॉर्टेंट बताने के चक्कर में पूरा यूनिट थर्ड पढ़ा रही हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। यूनिट थर्ड आपका पूरा ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो भी टर्म्स हैं वो सब वहाँ सभी से क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। तो मैं आपको वो भी बताऊँगी कि शॉर्ट टाइप के कहाँ से बन सकते हैं। पढ़िएगा मेरे साथ, बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे हम। पढ़ना है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ इवेल्युएशन, मतलब मूल्यांकन क्या है उसके बारे में पढ़ना है, और उसके क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। देखिए, मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन का मतलब होता है, मैं आपको एक बार इजी वे में समझाती हूँ, फिर मैं आपको थ्योरी सारा पढ़ा दूँगी। मूल्यांकन का मतलब होता है कि बच्चे के स्तर को जानने के लिए कि बच्चे का लेवल क्या है। जैसे आपका सेंटर गया है ना, आप वहाँ पे आपका क्या हो रहा है, इवेल्युएशन तो हो रहा है। ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि आपने साल भर में क्या पढ़ा है, क्या पढ़ाया है आपके टीचर ने आपको साल भर में, और कितना समझा है आपने उसको पढ़ करके, ठीक है। ये आपका इवेल्युएशन ही होता है, ठीक है। तो मतलब बच्चे के स्तर को जानने के लिए शिक्षण अधिगम की एक प्रक्रिया होती है, जो आपने क्लासरूम में, क्लासरूम के बाहर आपने किन गतिविधियों के माध्यम से क्या कुछ पढ़ा है, क्या आपको क्या कुछ पढ़ाया जाता है, उन सब को क्या जिस उद्देश्य के लिए आपको पढ़ाया गया है उसको प्राप्त करने में आप कितना सफल हुए हैं, इन सब की जाँच के लिए, इन सब को पता लगाने के लिए हम मूल्यांकन जो है वो करते हैं, और वही आपका मूल्यांकन भी कहलाता है। मूल्यांकन के माध्यम से किसी भी कार्य के जानने का अथवा उसकी पूर्व सफलता का पता जो है वो लगाया जाता है कि बच्चा जो है इस चीज़ को करने में कितना सक्षम है, उसको हम जान पाते हैं। मूल्यांकन के माध्यम से पता लगाया जाता है, और मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का वह अंग या साधन है जिसके द्वारा इस बात का पता लगाया जाता है कि निश्चित समय में शिक्षण अधिगम के लिए निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में किस सीमा तक सफलता मिली है। जैसे मैं भी इवेल्युएशन के थ्रू ही आपका पता लगाती हूँ, आपके कमेंट देख करके मुझे पता चलता है कि मेरा पढ़ाया हुआ आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, ठीक है। मैं इवेल्युएशन मैं इसीलिए आपसे मैं कहती हूँ कि आप मुझे बताएं कि मुझमें क्या आपको लग रहा है कि मेरी स्पीड ज़्यादा है। आप मेरा इवेल्युएशन करते हैं जब आप बताते हैं कि हाँ मैम आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, या मैम आपका पढ़ाया मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या आपके पढ़ा हुआ लैंग्वेज मतलब मुझे फास्ट लग रहा है। इस तरीके जब आप कमेंट करते हैं तो वो आप मेरा इवेल्युएशन ही करते हैं, मुझे बताते हैं कि मुझमें कमियां कहाँ हैं, मुझमें कहाँ सुधार की ज़रूरत है, ठीक है। और आप मेरी अच्छाइयों को भी उजागर करते हैं, तो ये इवेल्युएशन ही होता है कि देखिए मेरा उद्देश्य था आप लोगों के लिए ऑथेंटिक मटेरियल्स को प्रोवाइड करवाना, अपनी थोड़ी सी नॉलेज को आप तक शेयर करना, तो ये मेरा उद्देश्य था। जो इसमें मैं कितना सफल हुई, इस उद्देश्य को प्राप्त करने में मैं कितना सफल हुई, ये आपके कमेंट मुझे बताते हैं ना। ऐसे ही जब आप पढ़ते हैं तो आप पढ़ाई में आपको जो पढ़ाया गया है, टीचर ने जिस उद्देश्य के लिए आपको एज अ टीचर फ्यूचर में आप बन पाए, इसके लिए आपको जो जानकारियाँ दी हैं उस जानकारियों को ग्रहण करने में आप कितना सक्षम हुए हैं, इसके लिए इवैल्यूएशन किया जाता है। और बात करते हैं विद्यार्थियों के अनुभव तथा योग्यता में कितनी वृद्धि हुई है। पहले आपका लेवल क्या था, आपका मेरे से जुड़ने से पहले क्या लेवल था, मेरे जुड़ने के बाद क्या लेवल है, ये सब आप अपने एग्ज़ाम में देख रहे होंगे, ठीक है। आप खुद इवैल्यूएशन कर रहे होंगे कि मैम के चैनल से जुड़ने के पहले मेरा क्या स्तर था, मैम के चैनल से जुड़ने के बाद मुझमें क्या प्रोग्रेस हुई है, या मुझमें क्या कमियाँ हो गई हैं, या मैं कितना सफल हो रहा हूँ इस चैनल से जुड़ करके, वो आप इवैल्यूएशन के थ्रू ही जान पाएंगे। ऐसे ही एक बच्चे के अंदर क्या योग्यता में क्या वृद्धि और क्या कमी हुई है, वो हम इवैल्यूएशन के थ्रू जानते हैं। उनके व्यवहार में कितना परिवर्तन आया है। शिक्षा का मतलब होता है व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन करना, तो एजुकेशन से आपके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया है, टीचर के द्वारा दिए गए ज्ञान से आपके कितना चेंज आपके व्यवहार में आया है, वो पता चलता है। शिक्षा का और शिक्षण अधिगम सामग्री में शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में कितना सहयोग मिला है, ये भी हमें पता चलता है। और इन सभी का स्तर जानना ही जो है वो मूल्यांकन कहलाता है, जिसमें सभी स्तरों का मतलब सभी स्तरों का एक मूल्य जो है वो निर्धारित होता है। उनमें शिक्षण उद्देश्यों में कितना जो है उनको सहयोग प्रदान किया गया है। कुछ डिफिनीशन हम बस वो डिफिनीशन देखेंगे, एक दो डिफिनीशन ही मैं आपको बताऊंगी, बाकी जो है आप अपने आधार से इस डिफिनीशन को पढ़ लीजिएगा। कार्टर बी गुड के अनुसार मैं आपको बता दे रही हूँ, इंपॉर्टेंट है, 2-4 परिभाषा याद जरूर रखिएगा। तो मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसमें किसी जांच, किसी परीक्षा या किसी टेस्ट को आधार बनाया जाता है, और वस्तु का मूल्य या कीमत निर्धारित करने की प्रक्रिया होती है। वस्तु का मूल्य या कीमत निर्धारित करने का मतलब है कि बच्चे के स्तर को जो है इसमें हम जानते हैं, उसका हम आधार उसका कैसे हम परीक्षण करेंगे कि वो किसका लेवल क्या है। कोई टेस्ट लेंगे, कोई परीक्षा लेंगे, कोई जांच लेंगे, कोई जांच रहेगी, वो उसके आधार पे हम करते हैं।
ठीक है। भारतीय शिक्षा आयोग के अनुसार बात करते हैं तो भारतीय शिक्षा आयोग का मानना है कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि आप बच्चे का साल में एक बार इवैल्यूएशन करके उसे सही जानकारी दे पाएंगे, नहीं, लगातार मूल्यांकन जो है वो करना चाहिए और वही लगातार मूल्यांकन की एक प्रक्रिया होती है। संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का यह एक जो है बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है और निश्चित रूप से इसका जो संबंध है वो शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति से भी होता है और विद्यार्थियों को पढ़ने की आदतें, शिक्षक के पढ़ाने की विधियाँ यह बहुत गहरा प्रभाव डालती हैं और इस प्रकार यह न केवल शैक्षिक उपलब्धियों के मापन में सहायक होता है बल्कि उनमें जो बढ़ोतरी है वो भी जो है ये करता है। बच्चे में कहाँ पे त्रुटियां हैं वो सब जानने के लिए हम इवैल्यूएशन जो है वो करते हैं। और मूल्यांकन के क्या उद्देश्य हैं, क्या महत्व है, उसकी क्या उपयोगिता है, ये चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो मूल्यांकन के महत्व और उपयोगिता जो है वो निम्न होती है। शिक्षण तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निश्चित उद्देश्यों की सार्थकता या निरर्थकता का जो पता है वो लगाना चाहिए और उसमें अपेक्षित परिवर्तन करना जो मूल्यांकन द्वारा ही संभव हो पाता है। और नेक्स्ट इसमें आपका है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थी को निरंतर सक्रिय रहकर प्रोत्साहन एवं प्रेरणा देने का कार्य मूल्यांकन करता है। जैसे लगातार जो है बच्चों को एक रेनफोर्स देने के लिए कि बच्चे आगे बढ़ सके, इसके लिए इवैल्यूएशन जो है वो आपका ज़रूरी होता है और इवैल्यूएशन किया जाता है। विद्यार्थियों द्वारा अच्छे ढंग से या सही तरीके से अधिगम अनुभव अर्जित किए जाएं, इसके लिए उचित जो फीडबैक है वो मूल्यांकन के थ्रू हमें प्राप्त होता है। मूल्यांकन के परिणाम तथा प्रक्रिया जो है वो पुस्तकों का चयन, निर्माण एवं सुधार की प्रक्रिया निर्धारित करती है। टीचर जब देखता है कि बच्चे इस पुस्तक को पढ़ करके सभी बच्चे फेल हो जा रहे हैं तो वो उसको ये जानकारी मिलती है कि कहीं ना कहीं इस पुस्तक के निर्माण में कोई कमी है या यह पुस्तक बच्चों के लेवल से बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो उसमें वो संशोधन कर सकता है। तो ये सब चीज़ें हमें मूल्यांकन से ही पता चल सकती हैं। शिक्षक द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किस प्रकार जो है अधिगम पाठ्यक्रम को समावेशित करता है और मूल्यांकन के द्वारा अभिभावकों तथा शिक्षकों को अपने बालकों की शैक्षिक प्रगति तथा विकास को निरंतर से सही जानकारी मिलती है। आज के समय में तो परसेंटेज ही है जो बताता है कि बच्चे का लेवल क्या है। सिर्फ परसेंटेज के आधार पर इवैल्यूएशन सही नहीं तरीका है, लेकिन फिर भी बच्चे अगर अच्छे परसेंटेज लाते हैं तो टीचर को लगता है या जो आपके पेरेंट्स रहते हैं उनको लगता है कि जो है बहुत अच्छी तरीके से मेरा बेटा या मेरी बेटी पढ़ रही है, तो ये चीज़ें रहती हैं। अगला है स्कोप ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन के क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो अलग अलग क्षेत्र हैं आपके इवैल्यूएशन के, उनके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले आपका मूल्यांकन का क्षेत्र आता है। तो वही बातें हैं, एक बार आपको ऐसे ही जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हुए ही अपने क्वेश्चन को लिखना है। तो मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी छात्र ने कितना ज्ञान प्राप्त किया है, उसको उस विषय में कितनी जानकारी है, इसका हम इवैल्यूएशन करते हैं। और मूल्यांकन का जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है। हम इसमें बच्चे के शारीरिक, उसकी बौद्धिक, उसकी संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक सभी क्षेत्रों में जो है उसके विकास का हम पता लगाते हैं। और ये प्रक्रिया 3 चरणों में की जाती है। उद्देश्य क्या है उसको पता लगाना, अधिगम अनुभवों का पता लगाना और मूल्यांकन के उपकरण। तो ये 3 चरण होते हैं इसके, बाकी एक एक करके हम पढ़ेंगे। मूल्यांकन का संबंध केवल बालक के बौद्धिक उपलब्धि से ना होकर उसके संपूर्ण विकास या व्यक्तित्व से होता है। कि मूल्यांकन इतना सा नहीं है कि आप ये जान पाएँ कि बच्चों को इस विषय में कितना ज्ञान है, ठीक है, बल्कि बच्चे का संपूर्ण विकास कितना हो रहा है, बच्चा सामाजिक रूप से कितना डेवलप हो रहा है, बच्चा भावनात्मक रूप से खुद को कितना स्ट्रांग कर पा रहा है, ये सभी मूल्यांकन के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सिर्फ यह जानना कि बच्चे को कितना ज्ञान है सब्जेक्ट में, यह इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मूल्यांकन नहीं होता है। बच्चे का ओवरऑल कितना डेवलपमेंट हो रहा है इसका पता लगाना ही इवैल्यूएशन होता है। मूल्यांकन के क्षेत्र के अंतर्गत बालक के व्यक्तित्व के विकास में मुख्य पक्ष को जो है वो सम्मिलित किया गया है, जो कि निम्न है। जैसे ज्ञान आपका है, मूल्यांकन में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि छात्र ने विषय वस्तु से संबंधित कितना जो ज्ञान है वो अर्जित किया है, बच्चे कितना उसको समझ पाए हैं, विषय वस्तु को जो उन्होंने सीखा है उसकी व्याख्या करने की क्षमता बच्चे में कितनी है। जैसे पढ़ते तो आप बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कम बच्चे होंगे जो पढ़ने के बाद जस्ट जो है वो पढ़ाने का हुनर रखते हैं। मतलब बात ये है कि जैसे पढ़ते तो आप सब हैं, लेकिन बहुत बच्चों को अगर पढ़े हैं, उनको ज्ञान है, लेकिन उनको अभिव्यक्त करने की क्षमता सभी में नहीं होती है, ठीक है। तो ये भी है, इसका भी इवैल्यूएशन जो है किया जाता है कि बच्चा कितना उस बात को अभिव्यक्त कर पा रहा है। मूल्यांकन के माध्यम से छात्र की बौद्धिक उपलब्धि जो है उसका पता चलता है, बच्चे की क्या योग्यता है, क्या क्षमता है वो हम जान पाते हैं। बच्चे की जो कुशलताएँ हैं, बच्चे के अंदर क्या स्किल है उसको बारे में हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। उसकी रुचि क्या है किस चीज़ में, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है।
है। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन के माध्यम से अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया से बालक की योग्यताओं का जो है वो पता लगाया जाता है और इसके द्वारा जो बालक की रुचियाँ हैं उसका भी ज्ञान होता है, जिससे बालक में होने वाली जो त्रुटियाँ हैं उसको कम किया जा सके और उन्हें अनेक प्रकार की जो अधिगम अनुभव है वो प्रदान किए जा सके। कुछ टाइप ऑफ इवैल्यूएशन है उसको पढ़ लेंगे, उसमें जो जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको नोट डाउन करते चलूँगी, तो आप उसको डीपली जो है वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मतलब मैं आपको बता दूँगी कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, तो आपको उसको डीपली जो है वो पढ़ना है। ठीक है, मूल्यांकन के प्रकार की बात करते हैं तो मूल्यांकन से तात्पर्य होता है अधिगमकर्ता या बालक द्वारा प्राप्त किए गए प्राप्तांक या परीक्षण के परस्पर महत्व के निर्धारण और तुलना से है। समानता किसी वस्तु के मूल्य या महत्व को निर्धारित करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन होती है। मूल्यांकन में गुणात्मक मापन जो है उसका बोध होता है। मूल्यांकन से यह पता चलता है किसी परीक्षण या गुण कितना सफल हुआ है। वही बातें हैं जो मैंने आपको ऊपर ही बता दी हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, दो प्रकार के मूल्यांकन के बारे में पढ़ेंगे और दोनों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इनमें डिफरेंस पढ़ लीजिएगा, डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और अगर आपको डिफरेंस ना मिल रहा हो तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। एक आपका संरचनात्मक मूल्यांकन होता है जिसे आप रचनात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन या फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। ठीक है, और दूसरा आपका होता है व्यापक मूल्यांकन जिसे आप योगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। तो दोनों मूल्यांकन आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, मैं आपको ईजी वे में आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। मतलब मैं आपसे पढ़ा रही हूँ अभी मैं आपको, और मैं बीच बीच में जो आपसे क्वेश्चन करती हूँ, जैसे मैं आपको गूगल मीट पे जब पढ़ाती हूँ तो मैंने आपको मान लीजिए मैंने आपको मूल्यांकन पढ़ा, तो मैं एक बार पढ़ाने के बाद फिर मैं चुप हो जाऊँगी, मैं पूछूंगी कि बताइए मूल्यांकन के क्या उद्देश्य होते हैं। मैंने अभी पढ़ाया ना आपको, उसी बीच बीच में कुछ क्वेश्चन करना, फिर पढ़ाना, फिर कुछ करना, फिर पढ़ाना। इससे ये पता चलता है कि बच्चे कितना समझ पा रहे हैं आपकी बताई हुई बात को। ठीक है, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के जो दौरान किया जाता है, मतलब पढ़ाते ही जो बीच में क्वेश्चन पूछा जाता है वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या रचनात्मक मूल्यांकन होता है। ठीक है, इसे रचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन कहते हैं। निर्माणात्मक मतलब होता है जिससे बच्चे का निर्माण किया जा सके। जैसे आप कहीं पे कुछ गलती करते हैं तो बता दिया जाएगा नहीं बेटा ये नहीं ये है। ठीक है, तो ये आपका रचनात्मक मूल्यांकन हो जाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो है विद्यार्थी के ज्ञान तथा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन का पता लगाने की क्रिया जो है वो रचनात्मक मूल्यांकन जो है कहलाती है। इसके अंतर्गत अनेक प्रकार के जो परीक्षण हैं वो उपयोग किए जाते हैं, जैसे डेली टेस्ट हो गया, वीकली टेस्ट हो गया, मंथली टेस्ट हो गया और चैप्टर वाइज टेस्ट हो गया। अब मैं आपको बता दूं, जैसे डेली टेस्ट होता है तो क्या होता है, डेली टेस्ट अगर आप देते हैं, जैसे मान लीजिए एक यूनिट पढ़ा दिया एक दिन में या एक सब यूनिट पढ़ाया तो उसी में से 2-4 क्वेश्चन आपको दे दिया गया, आप उसको सॉल्व करते हैं। ये डेली टेस्ट क्या होता है कि इसके बाद आपको सुधारा भी जा सकता है। जैसे आप में कुछ कमियां हैं, डेली टेस्ट लिया गया, आपके कुछ मार्क्स कम आए या फिर आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं है तो वो आपको समझा दी जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे वीकली टेस्ट में भी होता है, जैसे एक हफ्ते में जो पढ़ाया गया उसका टेस्ट लिया गया, आप में जहाँ जहाँ कमियाँ थी उसका सुधार किया गया, आप में निर्माण किया गया, आपका ना आपके ज्ञान का थोड़ा सा और विस्तृत निर्माण किया गया, तो वो आपका निर्णात्मक इवैल्यूएशन होता है। तो ये इसके जैसे जैसे आपसे पूछेंगे कि बताइए जो है मंथली टेस्ट जो है वो किस प्रकार के इवैल्यूएशन का हिस्सा है, तो बताइएगा रचनात्मक का है, क्योंकि इसके बाद सुधार किया जा सकता है। ठीक है, ये आपके मतलब ये आपके कंप्लीट मार्क्स नहीं होते। जैसे अभी आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं करंट में जाकर, ये जहाँ भी आपका सेंटर गया है आप वहाँ पे जाकर के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो जो है आपका क्या है वहाँ पे जो मार्क्स एक बार चढ़ जाएगा ना वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, मतलब उसमें कुछ सुधार नहीं हो सकता। अगर आप ये चाहें कि जो है मुझे 30 नंबर मिला है, मुझे इसमें 35 नंबर चाहिए तो मैं दोबारा से अब एग्ज़ाम देकर 35 लूँगा, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है, मतलब वो आपका एक फिक्स डेटा होता है, उसके लिए आपको बहुत सारी प्रोसीजिंग से गुजरना पड़ेगा। बट अगर आप चैप्टर वाइज टेस्ट में कोई गलती करते हैं तो उसमें सुधार किया जा सकता है, ईजिली सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है। रचनात्मक मूल्यांकन भी कई प्रकार का होता है, जैसे ओरल टेस्ट जो होता है मौखिक रूप से जो प्रश्न किए जाते हैं, तो उसमें अगर आप कोई गलती करते हैं, जैसे मैंने आपसे पूछा बताइए वाड़ी क्या है, तो आप लोगों ने बताया वाड़ी ये है, किसी ने कुछ गलत बताया तो मैं कहूँगी नहीं बेटा वाड़ी ये नहीं ये होती है। तो ये क्या है कि ये आपका ओरल टेस्ट के माध्यम से भी ये आपका रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है, जहाँ पर बच्चे में गलतियाँ रहती है उसको वो सुधारा जाता है। ठीक है, और उसके बाद होता है रिटन टेस्ट। देखिए रिटन टेस्ट भी कई टाइप के आपके टेस्ट होते हैं, लिखित परीक्षण भी, और ये आपके जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गए, वेरी शॉर्ट हो गए, शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन हो गए, ये सब रिटन टेस्ट होता है आपका। और उसके बाद प्रैक्टिकल टेस्ट जो आपका होता है, ठीक है, प्रायोगिक जो परीक्षण आपका होता है। अगला आपका आता है समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, ये मूल्यांकन की एक ऐसी प्रणाली होती है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद की जाती है।
ठीक है, मतलब जैसे पूरी पढ़ाई साल भर की हो गई या 6 मंथ की पूरी पढ़ाई हो गई, और 6 मंथ के बाद आपका जो जिसके बेस पर आपका स्कोर कार्ड बनाया जाए वो आपका समेटिव इवैल्यूएशन होता है। इजी वे में समझिएगा, जिसके बेस पर आपका मेरिट बने, ठीक है, जिसके बेस पर आपको एक स्कोर कार्ड दिया जाए, आपका एक मार्कशीट आपको दिया जाता है जिस टेस्ट के बाद, वो आपका समेटिव इवैल्यूएशन। जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, उस एग्ज़ाम के बाद आपकी मार्कशीट बनेगी तो आपका योगात्मक मूल्यांकन होगा। उसके में सुधार नहीं हो सकता जिस परीक्षण के बाद, जिसमें आपकी गलतियाँ कमियाँ जो हैं वो सब आपकी एक साथ वहाँ पे आपको जो है देखने को मिल जाएंगी। वो आपका होता है रचनात्मक मूल्यांकन, ये आपका योगात्मक मूल्यांकन, जिसमें आपका जो स्कोर कार्ड है वो बन के निकल के सामने आता है। और पूरी शिक्षण अधिगम के प्रक्रिया जो है उसके ख़त्म होने के, पूरी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया ख़त्म होने के बाद जो इवैल्यूएशन किया जाता है। अगला है इसमें डायग्नोसिस मूल्यांकन। डायग्नोसिस का मतलब होता है कि ये भी एक प्रकार का रचनात्मक आकलन ही होता है, जिसमें बच्चे में क्या समस्याएं हैं उस समस्या को जानने के लिए इवैल्यूएशन किया जाता है। तो निदात्मक मूल्यांकन जो उसका प्रयोग जो है वो छात्रों की उन अधिगम से संबंधित कठिनाइयों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है जिनका निदान शिक्षण के दौरान संभव नहीं होता है। यदि कोई छात्र किसी एक विषय में बार बार असफल होता है तो उसे निदानात्मक मूल्यांकन के द्वारा उसकी असफलता जो है उसका कारण पता लगाने में जो है वो सहायता मिलती है, जिसके उपरांत उसमें परिवर्तन जो है वो लाया जाता है। तो ये चीज़ें हैं, मतलब अगर आपसे पूछा जाए निदानात्मक मूल्यांकन किस प्रकार का मूल्यांकन है, तो वो एक प्रकार का क्या होता है, रचनात्मक मूल्यांकन ही होता है, जिसमें हम बच्चे की जो समस्याएं हैं उस समस्या के कारणों का पता लगाते हैं कि अगर बच्चा बार बार फेल हो रहा है तो क्यों फेल हो रहा है, तो इसके जो कारण पता लगाया जाता है वो आपका कहलाता है डायग्नोसिस इवैल्यूएशन, ठीक है, निदानात्मक मूल्यांकन। एक आपका होता है उपचारात्मक मूल्यांकन, मतलब जिस मूल्यांकन के बाद आप बच्चे की में कमियों को सुधारने के लिए जो इवैल्यूएशन करते हैं वो आपका उपचारात्मक होता है। बाकी आप निदानात्मक जानते रहिए, वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और एक बार इसको हम चेक करते हैं फिर आपको बताते हैं इसको। जस्ट वेट अ मिनट। ओके, 3.3 पे पढ़ेंगे, जैसे ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। मैं आपको इजी वे में इसको समझाती हूँ कि क्या होता है लैंग्वेज बेस्ड असेसमेंट और क्या होता है आपका जो है नॉलेज बेस्ड असेसमेंट। सबसे पहले मैं आपको यहीं पे समझा देती हूँ, फिर मैं डीपली आपको एक एक चीज़ें पढ़ के बताऊँगी। लैंग्वेज मतलब नॉलेज बेस्ड असेसमेंट का मतलब होता है जिसमें आपके ज्ञान का इवैल्यूएशन किया जाए। जैसे जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होते हैं, जो 1 वर्ड के आपके क्वेश्चन दिए जाते हैं, आपको जो ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपके नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पे आपके नॉलेज को जज किया जाता है, ठीक है। अगर वो आपसे पूछ रहे हैं कि योगात्मक मूल्यांकन क्या सत्र के अंत में किया गया इवैल्यूएशन होता है, तो वहाँ पे आप अपना नॉलेज जो है वो दिखाते हैं कि हाँ होता है कि नहीं होता है, ठीक है। सत्र के अंत में किया जाने वाली इवैल्यूएशन जो है योगात्मक होता है, तो आप वहाँ पे बताएंगे जी हाँ होता है। अगर आपको नहीं पता है तो वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो जहाँ पे आपकी नॉलेज को जज किया जाए, जहाँ पे आपके ज्ञान को, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, वहाँ पे आपके ज्ञान का इवैल्यूएशन किया जाता है, आप जानकारियाँ कितनी हैं आपके पास, तो आपका होता है नॉलेज बेस्ड। और लैंग्वेज बेस्ड का मतलब होता है कि आपको उस विषय क्षेत्र के बारे में कुल जानकारी कितनी है, वो आपका लैंग्वेज बेस्ड होता है। जैसे आपके जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन आपके नॉलेज बेस्ड होते हैं, आपकी नॉलेज को चेक किया जाता है, मतलब आपके अंदर लैंग्वेज कितनी है, आपके अंदर भाषाई विकास कितना हुआ है, उसका इवैल्यूएशन यहाँ पे किया जाता है। आप एक निबंधनात्मक जो क्वेश्चन लिखते हैं वो आपका होता है। और चलिए एक एक करके पढ़ लेते हैं। नॉलेज बेस्ड असेसमेंट क्या है, तो ज्ञान पर आधारित जो मूल्यांकन से तात्पर्य है कि जो छात्रों के कला एवं विज्ञान की प्रगति से संबंधित तथ्यों को किस सीमा तक जानकारी है और वे कहाँ तक इससे परिचित हो चुके हैं, मतलब कितना ज्ञान है आपको किसी विषय वस्तु को लेकर के, उसका इवैल्यूएशन जब किया जाता है तो वो नॉलेज बेस्ड होता है। और लैंग्वेज बेस्ड इवैल्यूएशन क्या होता है, जो भाषा पर आधारित मूल्यांकन के द्वारा छात्रों के अंदर अक्षर विन्यास, उसकी शब्दावली, उसकी वाक्य विन्यास की बनावट, कितना आपको व्याकरणिक ज्ञान है, कितना आप लैंग्वेज को खुद से बना सकते हैं, इन सब का जो ज्ञान इवैल्यूएशन किया जाता है वो आपका कहलाता है लैंग्वेज बेस्ड इवैल्यूएशन। अपने ज्ञान के आधार पर आपको थोड़ी बहुत जो जानकारियाँ हैं उसके आधार पर जो आप पूरी उसके बारे में इंट्रो देते हैं, पूरा इंट्रोडक्शन देते हैं, वो आपका कहलाता है लैंग्वेज बेस्ड। उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं जो निबंधनात्मक प्रश्न होते हैं, जो आपके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन जितने भी होते हैं वो सब आपके लैंग्वेज बेस्ड के होते हैं। जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स 1 वर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं, जो ट्रू एंड फॉल्स होते हैं, वो सब वो सब नॉलेज बेस्ड होते हैं, ठीक है। नॉलेज बेस्ड, ऑब्जेक्टिव आपका जो आपका ट्रू एंड फॉल्स, ये सारे क्वेश्चन होते हैं। और लैंग्वेज बेस्ड आपका निबंधनात्मक प्रश्न होता है।
ठीक है। तो यही आपसे पूछेंगे कि कौन सा आपका होता है। उसके बाद है आपका यूनिट 3.4 जो कि एक्सक्लूजन ऑफ इवैल्यूएशन है, मतलब मूल्यांकन के निर्देश और निष्पादन की बात की गई है। इसको पढ़ लेते हैं। मूल्यांकन एक ऐसी प्रोसेसिंग होती है जिसके अंतर्गत बालक के विकास का मूल्यांकन हम करते हैं। इसे बालक द्वारा अधिगम किए गए ज्ञान का मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन करने से पूर्व शिक्षक जो है वो क्लासरूम में कुछ चरण है उसको ध्यान में रखता है, जैसे उद्देश्य का निर्धारण करेगा, फिर अधिगम अनुभवों का चयन करेगा, शिक्षक द्वारा उपयोग की गई तकनीकियाँ जो है, मूल्यांकन वस्तुओं में किन चीज़ों का चयन किया जाता है, उसके बाद फीडबैक का परीक्षण किया जाता है और उसके आधार पर शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जाता है। तो ये कुछ चरण है जो कि जो है ध्यान रखा जाता है। मूल्यांकन के लिए जो टॉपिक चुने जाए उसके बारे में छात्र को ज्ञान जो है वो प्राप्त करना चाहिए। ठीक है। और मूल्यांकन से पूर्व मूल्यांकन संबंधी जो सामग्रियां हैं उसको संगठित किया जाना चाहिए और बैठने की व्यवस्था जो है वो भी सुचारू रूप से की जानी चाहिए और एक शांत वातावरण में जो है वो मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ये चार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। ये मूल्यांकन का वर्गीकरण है जो कि ऊपर लिखना चाहिए था बट बच्चे ने यहाँ लिखा है, तो ये मैं आपको यहीं समझा देती हूँ। तो ये मूल्यांकन का वर्गीकरण है, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल और ग्रुप इवैल्यूएशन क्या होता है। इंडिविजुअल इवैल्यूएशन का मतलब होता है जब एक समय में किसी एक बच्चे का इवैल्यूएशन किया जाए तो वो इंडिविजुअल इवैल्यूएशन होता है। और ग्रुप इवैल्यूएशन होता है जब एक समूह में, जैसे आपका जो पेपर हो रहा है वो आपका ग्रुप इवैल्यूएशन है, जहाँ पे एक साथ कई सारे बच्चे, हज़ारों लाखों बच्चे एक आपका एक ही पेपर को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, ग्रुप आपका इवैल्यूएशन होता है। आगे आपका बेस्ड ऑन नेचर, प्रकृति के आधार पर दो प्रकार का होता है, अनौपचारिक और औपचारिक। अनौपचारिक इवैल्यूएशन का मतलब होता है जहाँ पे पेपर पेंसिल पर टेस्ट ना हो, जहाँ पे मौखिक रूप से आपका टेस्ट लिया जाए। कोई भी राह चलता व्यक्ति भी आपसे पूछ लेता है कि जो है भैया, मतलब आपसे कोई भी है जो आपके घर के लोग हैं वो भी कभी कभार आपकी कॉपियों को उठा करके आपसे कोई क्वेश्चन कर लेते हैं, तो वो आपका अनौपचारिक मूल्यांकन होता है। और औपचारिक मूल्यांकन वो होता है जहाँ पे आपको पेपर पेंसिल के माध्यम से आपका टेस्ट लिया जाए, वो आपका औपचारिक होता है। उसके बाद रचनात्मक और योगात्मक मैंने आपको बता दिया। ये सारे इवैल्यूएशन के टाइप इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। रचनात्मक होता है जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाए तो वो रचनात्मक होता है। और योगात्मक होता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद किया जाए, जैसे आपकी एक सत्र पूरा समाप्त हो गया उसके बाद आपका इवैल्यूएशन किया जा रहा है तो आपका इवैल्यूएशन योगात्मक इवैल्यूएशन है। योगात्मक में कौन सा है, औपचारिक इवैल्यूएशन है, पेपर पेंसिल पर हो रहा है तो औपचारिक है। ठीक है। और ये आपका सामूहिक है। ठीक है। नीचे वाले तीनों मिला करके आपका टेस्ट हो रहा है, तो ये आपका है। और जैसे आपका ग्रुप में टेस्ट हो रहा है तो ग्रुप इवैल्यूएशन भी आपका है, और आपका पेपर पेंसिल पे हो रहा है तो औपचारिक इवैल्यूएशन भी है, और इसमें आपका योगात्मक भी है क्योंकि सत्र खत्म होने के बाद हो रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपका टेस्ट किस प्रकार का है तो आप बता दीजिएगा। ठीक है। चलिए तो ये पढ़ लेते हैं। मूल्यांकन के प्रश्नों के प्रकार हम पढ़ेंगे। हमारे लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि मूल्यांकन में किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। ये मूल्यांकन शिक्षण के बारे में फीडबैक जो प्राप्त करना है, और मूल्यांकन अलग अलग प्रश्नों का इसमें चयन किया जाता है। प्रश्नों के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है डायरेक्ट प्रश्न, मतलब प्रत्यक्ष प्रश्न। जो प्रत्येक प्रत्यक्ष प्रश्न तात्पर्य है कि ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर विशिष्ट हो, जिसका उत्तर हाँ या ना अथवा वन वर्ड या वन लाइन में दिया जाए, मतलब जो डायरेक्ट क्वेश्चन हो। जैसे आपसे पूछा जाए कि बताइए ईएनटी का फुल फॉर्म क्या होता है, जैसे आपसे पूछा जाए कि बताइए जो डीएड का फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब जो प्रश्न में जिसका, या आपसे ऐसे पूछा जाए कि ठीक है, मतलब जहाँ पे आप डायरेक्ट उत्तर दे सके ऐसे प्रश्नों को, जहाँ वन वर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं कि मौखिकवाद का आविष्कारक कौन था, ठीक है, संपूर्ण संप्रेषणवाद के आविष्कारक कौन है। तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो आपके डायरेक्ट प्रश्न होते हैं, जहाँ आपकी थ्योरी से ही आपसे डायरेक्ट वन वर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो डायरेक्ट प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों का चयन जो है वो ज्ञानात्मक स्तर पर होता है, जहाँ पे आप हाँ या ना में जवाब देते हैं। ट्रू एंड फॉल्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके डायरेक्ट प्रश्न होते हैं। और इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के लिए विद्यार्थी को अंडरस्टैंडिंग एवं नॉलेज दोनों का होना आवश्यक है। आपकी समझ का भी विकास हो और आपको जानकारी भी हो, तभी आप सवालों का जवाब दे पाएंगे। ठीक है। तो ये होता है आपका। और अप्रत्यक्ष प्रश्न होता है जहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न जो पाठ्यपुस्तक के कॉन्टेक्ट पर आधारित ना होकर के उसे अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्न करते हैं, और इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग अलग परिस्थितियों के जोड़कर उससे संबंधित उत्तर दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं जो निबंधनात्मक प्रश्न होते हैं। ठीक है। जैसे आपसे पूछेगा कि पाठ्यक्रम अनुकूलन बच्चों के लिए आवश्यक है क्यों,
ठीक है, ये आपसे प्रश्न पूछेगा ना, तो उसमें आप अलग अलग टर्म में जोड़ करके आंसर देते हैं कि इसलिए उपयोगी है, इसलिए उपयोगी है, जहाँ पे आप अपना पूरी तरह से अपनी अंडरस्टैंडिंग को एक्सप्रेस कर पाते हैं, वो आपका अप्रत्यक्ष प्रश्न होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका है खुला एवं बंद आधारित प्रश्न। मैं आपको बिल्कुल इसको इजी में बताती हूँ। खुला प्रश्न होता है जो आपके निबंधनात्मक प्रश्न होते हैं, जहाँ आप अपने बात को खुल करके एक्सप्रेस कर पाएँ, वो आपका खुला अंत वाला प्रश्न होता है। और बंद अंत वाले प्रश्न से मतलब होता है जो आपके वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होते हैं, जहाँ आपको लिमिटेड आपको रहता है कि आपको हाँ या ना में जवाब देना है, आपको टिक लगा के जवाब देना है, ठीक है, आपको एक ही वर्ड में जवाब देना है। तो इस टाइप के प्रश्न आपके बंद अंत वाले होंगे। जैसे वो आपसे पूछेगा कि बताइए भारत की राजधानी क्या है, तो इस तरह के प्रश्न जो होंगे जहाँ पे आपको निश्चित अगर उत्तर पता रहेगा तो आप दे पाएंगे, नहीं पता है तो आप नहीं दे पाएंगे। अगर आपको पता है कि भारत की राजधानी क्या है तो आप बता पाएंगे, अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप नहीं बता पाएंगे। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके बंद अंत वाले होते हैं। और जैसे आपसे मैं पूछूं कि वायु प्रदूषण की क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं, तो ये इस स्तर पर आप खुल करके अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, तो वो आपके खुला अंत वाला प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इस टाइप के प्रश्न आपके क्लोज एंडेड में और किस टाइप के प्रश्न आपके जो है ओपन एंडेड में जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको विस्तृत जो है वो पता होना चाहिए कि क्लोज एंडेड प्रश्न ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्लोज एंडेड प्रश्न होते हैं उसमें जैसे रिक्त स्थान की पूर्ति हो गया, ट्रू एंड फॉल्स हो गया, वन लाइनर, ये सब क्लोज एंडेड होते हैं। जो आपके प्रत्यक्ष प्रश्न होते हैं वो क्लोज एंडेड होते हैं, जो आपके अप्रत्यक्ष प्रश्न होते हैं वो ओपन एंडेड होते हैं। ठीक है, इसमें जैसे अंतर स्पष्ट करें, विस्तृत उत्तर दें, व्याख्या करें, कारण बताएं, तुलना करें, इस सब के प्रश्न होते हैं। अगला है अनुमानित प्रश्न, मतलब ये आपके इसके अंतर्गत जो है इस प्रकार के प्रश्नों के अंतर्गत प्रश्न के उत्तर अप्रत्यक्ष अथवा विस्तारित रूप में दिया जाता है। अनुमान से लगा करके आप प्रश्न देते हैं कि अगर जो है पृथ्वी पर जल ना हो तो क्या होगा। ठीक है, इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं, तो इस टाइप के प्रश्न जिसमें आप तुलनात्मक प्रश्न जो आपके होते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न जो आपके होंगे वो आपका क्या कहलाएगा, अनुमानित प्रश्न, जहाँ पे आप अनुमान लगा करके अपने पूर्व अनुभव का उपयोग करके प्रश्नों के जवाब देते हैं, तो वो अनुमानित प्रश्न के अंतर्गत आते हैं। आपकी अमूर्त चिंतन की जो क्षमता है उसको लगाया जाता है। तो 3.5 हमारा है सह पाठ्यक्रम योजना एवं उसका क्रियान्वयन, मतलब सह पाठ्यक्रम क्रियाविधि के बारे में हमें जानना है। और मैंने आपको बताया था सह पाठ्यक्रम क्या होता है। तो प्रारंभिक समय में शिक्षा केवल विषय की शिक्षा तथा सीखने जैसे पाठचर्या पाठ्यक्रम था। विभिन्न प्रकार की अनेक गतिविधियां जैसे शारीरिक प्रशिक्षण, नृत्य, मनोरंजन, कला, अभिनय, भ्रमण, गीत आदि जो है ये आपकी सह पाठचर्या गतिविधियों के अंतर्गत आती हैं। और अतः विषय विशेष के अलावा जो भी सामान्य गतिविधियाँ होती हैं, जो पाठचर्या की अतिरिक्त गतिविधियाँ होती हैं, उनको ही हम कहते हैं सह पाठचर्या गतिविधियाँ। परंतु आज के समय की गति के साथ इन्हीं क्रियाओं को पाठ्यक्रम सहगामी जो क्रियाएं हैं या पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी कहा जाता है। और आज जो है इन क्रियाओं का जो पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग जो है वो भी माना जाता है, और इसे विद्यालय के पाठ्यक्रम के साथ साथ शिक्षण जो है वो भी दिया जा रहा है। पाठ्यक्रम व सह पाठ्यक्रम क्रियाएं एक दूसरे के जो है वो पूरक हैं, और वो सभी क्रियाएं जिससे बच्चे के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास करने में सहायता मिलती है वो पाठ्यक्रम सहगामी जो क्रियाएँ हैं या पाठ्य सहगामी क्रियाएँ जो है कहलाती हैं। और ऐसी क्रियाएँ जो बच्चे के कक्षा अध्ययन से संबंधित ना हो परंतु जिनसे भाग लेकर के बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाए, वो सभी क्रियाएं पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहलाती हैं। डिफिनीशन देख लेते हैं इसकी। तो शिक्षा का उद्देश्य होता है बालक का संपूर्ण विकास करना, उसका समग्र विकास करना, कक्षा कक्ष में बच्चे के मानसिक विकास को बढ़ावा देना, लगातार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के कारण बच्चों में जो थकान होती है और उसको दूर करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चे की रुचि कम होने लगती है। ठीक है, तो इन सब के लिए, इनकी थकावट को दूर करने के लिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उनकी रुचि को बढ़ाने के लिए हम जो सह पाठचर्या गतिविधियाँ हैं वो हम अप्लाई करते हैं बच्चों पर। और ऐसे ये सब अप्लाई करने से जैसे आप खेल करवाते हैं, गायन करवाते हैं, कोई नाटक करवाते हैं, तो इससे क्या होता है बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। शरीर के साथ साथ उसका मन भी जो है वो उसका भी विकास होता है, समाज के रूल रेगुलेशन सीखता है। ठीक है, इस तरीके का विकास बच्चे का अलग अलग टर्म में होता है। सब पाठ्यक्रम क्रियाओं के आयोजन करने से पूर्व ध्यान देने वाली कुछ बातें हैं, जैसे पाठ्यक्रम क्रियाएँ जो है वो पाठ्यक्रम से संबंधित होनी चाहिए। सब पाठ्यक्रम क्रियाएँ के उद्देश्य जो है वो पूर्व निर्धारित होने चाहिए। छात्रों से ही सब पाठ्यक्रम क्रियाएं और उनसे उद्देश्य को जानकारी पहले दी जानी चाहिए। सब पाठ्यक्रम क्रियाओं के आयोजन के लिए आवश्यक सामग्री वो इकट्ठी होनी चाहिए। जैसे आप नाटक करवा रहे हैं, पता लगा गांधी जी का पोशाक ही आपके पास नहीं है। ठीक है, आप बच्चों को गांधी का रोल करवा रहे हैं, गांधी जी का पोशाक ही नहीं है, या रानी लक्ष्मीबाई का रोल करवा रहे हैं, पता लगा तलवार ही नहीं है। तो इस तरह से जो सामग्रियाँ हैं उसके लिए वो आपके पास होनी चाहिए।
सपाठक्रम क्रियाओं का आयोजन के लिए शिक्षकों के मध्य कार्यों का उचित वितरण होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप नाटक करवा रहे हैं तो उसमें अलग अलग टीचर्स के अलग अलग क्या रोल हैं वो सब उनको पता होना चाहिए और सब अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सके। श्रवणबाधित बच्चों के लिए पाठशाग्रामी क्रियाओं का आयोजन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनमें भाषाई विकास को जो बढ़ावा मिल सके और विभिन्न प्रकार की सपाठक्रम क्रियाओं को महत्व पाठ्यक्रम से संबंधित होना चाहिए। कोई भी ऐसी एक्टिविटी आप करवाइए जो पाठ्यक्रम में भी वो एक्टिविटियाँ हो, मतलब वो चीज़ें आपके रिलेट करती हों। और सब पाठ्यक्रम गतिविधियाँ स्कूल के आदर्श के अनुसार जो है वो गठित होनी चाहिए। आवश्यक उपकरण जो चीज़ों की पूर्ण व्यवस्था वो किया जाना चाहिए और सब पाठ्यक्रम गतिविधियाँ पूरे साल में उचित रूप से जो है वो बांटा जाना चाहिए। और सब पाठ्यक्रम गतिविधियाँ प्रभावी रूप से बच्चे के समग्र विकास के लिए अवसर जो है वो प्रदान करती हैं। और इसके लाभ आपको पढ़ने हैं, क्या होती है सहपाठचर्या की उपयोग के लाभ, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो इंक्लूडेड नहीं हैं। चलिए मैं पढ़ा देती हूँ, नहीं वरना आप लोग जो है समझ नहीं पाएंगे इसको, हो सकता है, तो ये मैं बता देती हूँ एक बार। चलिए पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा ही और है। और सपाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं की उपयोगिता का क्या लाभ होता है वो पढ़ लेते हैं। तो देखिए इससे बहुत सारे प्रकार के लाभ बच्चों को हो सकता है, जैसे बच्चे का शारीरिक विकास है वो भी हो सकता है, मानसिक विकास हो सकता है, शैक्षिक विकास बच्चे का हो जाएगा। ठीक है, बच्चे अगर खेल के साथ खेल में चीज़ों को सीख रहे हैं तो उससे बच्चे का हर एक प्रकार का डेवलपमेंट होता है। नेतृत्व करने का, जैसे खेल में किसी को आपने लीडर बना दिया, वो पूरे बच्चों को लीड कर रहा है तो उसके अंदर नेतृत्व की क्षमता का विकास खेल में सीखेंगे। तो सामाजिक भाईचारे की भावना का विकास, उनका नैतिक विकास, उसकी कलात्मक भावनाओं का विकास, उनके अंदर नागरिकता का विकास, श्रवणबाधित बच्चों की भाषा और वाणी का विकास और रचनात्मक व्यवसायिक प्रशिक्षण, इन सभी का जो विकास हो जाता है। और सहपाठचर्या के अंतर्गत आपका संवेदी प्रशिक्षण आता है, मतलब जो इंद्रिय प्रशिक्षण होता है, ये इंपॉर्टेंट है इंद्रिय प्रशिक्षण आपके लिए। तो ये होता है, इसके अंतर्गत बातों की जो इंद्रियां हैं, मतलब जो आपके ऑर्गन्स होते हैं, कान, मतलब जो 5 सेंस आपके होते हैं ना, कान, नाक, आँख, जीभ, त्वचा, इनको प्रशिक्षण दे के इनको जो है विकसित किया जाता है, जिसका विकास अत्यंत आवश्यक होता है, जिससे बच्चों में देखने, सुनने और सुगंध, स्वाद, स्पर्श करने का अनुभव जो है उनको प्राप्त होता है। इसकी सहायता से बालक अपना संपूर्ण कार्य जो है वो कर पाने में सक्षम होता है। ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण केवल कक्षा कक्ष तक सीमित नहीं होता है, या बच्चे के माता पिता द्वारा भी जो है प्रशिक्षण इसमें दिया जाता है। इसके प्रभाव से बच्चे के विकास जो है वो दिखाई देता है। माता पिता द्वारा अनेक प्रकार के कार्यों के माध्यम से उनमें ज्ञानेंद्रिय या इंद्रियों का जो प्रशिक्षण है वो दिया जाता है। ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण के क्या कुछ लाभ होते हैं, जैसे बात करते हैं तो ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण प्रदान करने से बच्चों में निम्नलिखित लाभ जो है वो प्राप्त हो सकता है। बच्चों में संवेगात्मक तथा अधिगम का विकास इसमें किया जाता है। भाषा विकास करने का इसके अनेक बच्चों को अवसर जो है वो प्राप्त होता है। भावना एवं विचार व्यक्त करने की व्यक्ति का विकास होता है। बच्चों में किसी वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता का विकास होता है और अपनी इच्छा अनुसार शब्द का उच्चारण करने तथा अपनी उपयोगिता के अनुसार भाषा का प्रयोग करने का जो अवसर है वो इसमें प्रदान किया जाता है। अलग अलग 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आँख जो है, इसके अंतर्गत हम जो है देखने संबंधित जो क्रियाकलाप है उसको पूर्ण करते हैं। दृष्टि प्रशिक्षण के अंतर्गत बच्चों को पढ़ाई और लिखने का जो कौशल है उसका ज्ञान दिया जाता है, साथ साथ उनको जो किसी प्रकार को देख करके उसका ज्ञान प्रदान करने में हेल्प करती है। जो हमारी आपके नोज होती है, मतलब जो नाक है आपका, वो उससे सुगंध का प्रशिक्षण दिया जाता है। अलग अलग चीज़ों का क्या आपकी स्मेल आ रही है उसके बारे में जानकारी इसमें दी जाती है। और जिस प्रकार बच्चों को फलों के स्वाद के माध्यम से इंद्रिय प्रशिक्षण के अंतर्गत दृश्यात्मक परीक्षण के साथ साथ स्वाद संबंधी जो प्रशिक्षण भी दिया जाता है, और उसी प्रकार जिन वस्तुओं का सुगंध के माध्यम से जो है पहचान कर लिया जाता है। जीभ के द्वारा स्वादीय प्रशिक्षण दिया जाता है। कान के द्वारा श्रवण संबंधी प्रशिक्षण जो है वो दिया जाता है और त्वचा के माध्यम से जो स्पर्श संबंधी प्रशिक्षण है वो आपका दिया जाता है। फिजिकल एजुकेशन होता है, फिजिकल एजुकेशन जिसमें शारीरिक शिक्षा कहते हैं। तो बालक की बौद्धिक विकास जो है वो इसमें किया जाता है। शारीरिक गतिविधियों के द्वारा बालक को बौद्धिक शिक्षा जो है वो प्रदान किया जाता है। शिक्षा मंत्रालय की जो सरकारी रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि शारीरिक शिक्षा ही जो है वो वास्तविक शिक्षा है और इसमें बालक के जो संपूर्ण विकास के लिए शारीरिक गतिविधियां जो है वो आवश्यक होती हैं और जिससे बालक का शरीर, मन, आत्मा सब जो है वो स्वस्थ रहता है और इससे बालक स्वास्थ्य मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार के बौद्धिक शिक्षा जो है वो ग्रहण करते हैं। और शारीरिक शिक्षा प्रदान करने के लिए अनेक प्रकार की क्रियाएँ हैं उसका आयोजन किया जाता है, जैसे खेल कूद हो गया। क्या महत्व है शारीरिक शिक्षा का उसको देख लेते हैं।
तो शारीरिक शिक्षा में मन और जो आपकी आत्मा है दोनों का विकास अत्यंत आवश्यक होता है, जिससे बालक में अनेक प्रकार की जो विभिन्न गुण हैं वो आपको प्रदर्शित होते हैं। जैसे स्फूर्ति हो गई, ठीक है, बच्चे एक्टिव रहेंगे, उनकी अभिरुचि, उनकी सहनशीलता, उनका सहयोग, ये सारी भावनाएं जो है वो हम फिजिकल एजुकेशन से दे सकते हैं। शारीरिक शिक्षा जो है वो प्रत्येक स्तर के लिए जो है वो आवश्यक होता है, जिससे बालक अनेक क्षेत्रों में अपना योगदान जो है वो प्रदान करते हैं और इसी के आधार पर जो है बालक अपने जीवन में अनेक प्रकार के कार्यों को जो है वो सीखता है, जैसे संघर्ष करना, समस्याओं का समाधान करना, किसी लक्ष्य को प्राप्त करना, ये सब चीज़ें उसकी विकसित होती हैं। क्या इसके शारीरिक शिक्षा के क्या उद्देश्य होते हैं वो देखेंगे। इससे सामाजिक गुणों का विकास हो जाता है। बच्चे सामाजिक मतलब शारीरिक शिक्षा के माध्यम से जो है उनके अंदर सामाजिक जो गुण हैं वो विकसित हो जाता है। स्वस्थ शरीर का जो निर्माण है वो हम इससे कर सकते हैं। जो व्यक्तिगत गुणों का विकास जैसे हम कर सकते हैं, उनके चरित्र तथा व्यक्तित्व का विकास भी इसके माध्यम से होता है और मानसिक विकास भी जो है वो इसके माध्यम से हो जाता है। तो ये आपके अलग अलग हैं, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट जो है वो भी बच्चों को सिखाई जाती है। ये श्रवणबाधित बच्चों के लिए जो शिक्षण प्रशिक्षण में कलाकृतियों का बहुत बड़ा महत्व होता है। बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट के माध्यम से बालक का जो ज्ञानात्मक संवेगात्मक विकास है वो हम कर सकते हैं और इससे बालक की सृजनात्मकता तथा रचनात्मक जो गुण हैं उसका भी विकास होता है। आर्ट एंड क्राफ्ट की जो क्रियाएँ हैं वो बालक में जो स्वाभाविकता है, स्वाभाविक अभिव्यक्ति है एवं व्यक्तिगत भावना जो है उसका विकास करता है, जिससे बाधित बच्चों की कल्पना शक्ति जो है उसका विकास होता है। और अगर हम बात करते हैं तो आर्ट एंड क्राफ्ट जो होता है उसमें बच्चे अलग अलग चीज़ों को कर करके सीखते हैं, तो बच्चे में करके सीखने की जो प्रवृत्ति है उसका भी विकास हो जाता है। बच्चे अपने भाव एवं संवेग जो है दूसरे के सामने व्यक्त जो है वो नहीं कर पाते, जिनमें उनको सहायता जो है वो प्रदान करती है। इसके अंतर्गत बालक में जो क्या होता है हस्तकला का जो है उसका विकास होता है, जिसमें बालक के आँख एवं हाथों का जो समन्वय है वो विकसित हो जाता है। संगीत की बात करते हैं तो संगीत की शिक्षा भी बालकों को दी जाती है। इसके माध्यम से बालकों को अनेक तरह के क्रियाओं को करने में, जैसे अपनी अलग अलग तरह की जो उनकी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जो कर्म इंद्रियाँ हैं, उसको तृप्ति होती है। संगीत का इतिहास बात करते हैं तो वो बहुत ही पुराना है। संगीत के द्वारा हमारे मस्तिष्क में एक जो लय है, जो तुक है, जो छंद है, जो स्वर है, जो ध्वनि हैं, वो सभी किसी न किसी रूप में जो है हमारे मस्तिष्क में मौजूद रहती हैं। और जिस प्रकार व्यक्ति का शरीर स्नान करने पर तृप्त हो जाता है, उसी प्रकार उसकी आत्मा जो है वो संगीत रूपी जो रस है उससे जो है वो तृप्त हो जाता है। संगीत से एक स्वर की रचना होती है और जो व्यक्ति के जीवन को अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो प्रेरित करती है। ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको पढ़नी है, पाठ्यक्रम क्रियाएं। तो ये आपका पूरा यूनिट 3 जो है आपका कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे बहुत ईजी है, इसलिए मैं आपको नहीं करवा रही हूँ, बाकी इसमें और कुछ है नहीं। तो यूनिट 3 जो है ये पूरा आप कंप्लीट जो है वो पढ़िएगा और यूनिट 4 भी मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।